हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। इकोनॉमी का जो पोर्शन है हमारा वो इस टॉपिक का बचा हुआ था। ये जो टॉपिक है ये हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो एक टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न पीरियड उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार रिकैप कर लेते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरीके से जो पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड था 200 BC से 300 सी के बाद, मतलब मॉडर्न एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन जब हुआ उसके बाद फॉरेन इन्वेजन इंडिया में हुआ, इंडो ग्रीक्स वगैरह आए, शाकाज आए, कुशानाज आए, फिर वेस्टर्न का कंसेप्ट कहाँ से आया, किसने लाया वगैरह, इसको हम कवर कर चुके हैं। पॉलिटिकल जो हिस्ट्री थी एक तरीके से वो। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो अर्बन सेंटर की ग्रोथ जो इस टाइम पीरियड में किस तरीके से हुई, और अलग अलग एरियाज में अर्बन जो सेंटर्स थे जो पहले से ही थे मॉडर्न टाइम पीरियड के, वो किस तरीके से डेवलप हुए, और नए जो अर्बन सेंटर्स थे, सिटीज़ वगैरह जो टाउन्स थी, वो इमर्ज किस तरीके से हुए। फिर हमने कॉइनेज वगैरह को कवर किया था डिटेल में। लास्ट लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन जो है, लास्ट जो 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने कवर किया हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म में क्या चेंजेस आए। फिर महायाना बुद्धिज्म नाम का कंसेप्ट जो इमर्ज हुआ था। सोशल कंडीशन को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। हमने कल्चर और लिटरेचर को भी कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, साइंस और आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है, इसको मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर तो सेपरेट से जो लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर सीरीज होंगी आर्ट एंड आर्किटेक्चर कवर करेंगे। और साइंस में तो इतना खास कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो हमारे आप पेड नोट्स अगर खरीदोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। समझने लायक ऐसा कुछ खास वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जो अपडेट्स है रिगार्डिंग कोर्स एंड अदर वो भी जो भी है सिविल सर्विस रिगार्डिंग, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड था ना, इसमें इकोनॉमिक चेंजेस काफ़ी आए थे, और ये जो टाइम पीरियड था वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ और एक्सपांशन जो है वो तो हुआ ही था। हमने देखा था महाजनपद मतलब जब महाजनपद वगैरह थे तब किस तरीके से एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हुआ, और बाद में जब राजा महाराजा जो है वो अपना टैक्स बेस बढ़ाने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपांड करने की कोशिश की है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट लैंड दिया और क्लियर करने का मतलब क्लियर करके दिया, फिर क्लियर करने के लिए लोगों को परमिशन दी ताकि वो खेती कर सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर्स बन सके। फिर इंटरनल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है वो भी इस टाइम पीरियड में काफ़ी बढ़ा था। स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, उसके साथ काफ़ी हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है जो वो फ्लरिश हुआ था रोमन एम्पायर वगैरह के साथ। और क्राफ्ट का एक्सपांशन भी काफ़ी हो चुका है, ये हम देख चुके हैं। लिटरेचर जो है उसमें किस तरीके से क्राफ्ट वगैरह के बारे में मेंशन किया है वो हम लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। अभी लिटरेचर है ना, जो आर्कियोलॉजी है, अभी आपको पता है कि आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है और लिटरेचर मतलब क्या होता है। अगर बेसिक जो हमारे लेक्चर्स थे शुरुआत की, उसमें हमने डिटेल में कवर किया है आर्कियोलॉजी और उसके आर्कियोलॉजिकल जो फील्ड्स है वो अलग अलग, वो इंस्क्रिप्शन, न्यूमिज्मेटिक वगैरह जो भी है। ठीक है, अभी ये आपको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि जो पीरियड था 200 BC से 300 सी का, ये अर्बन प्रॉस्पेरिटी का पीरियड था ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये हमने जब अर्बनिज्म को डिस्कस किया था तब हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अभी ये ऐसा कहा जाता है कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टाइम पीरियड था पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ये अर्बनिज्म जो है ना, या फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6th सेंचुरी BC जो था, 6th सेंचुरी BC मतलब कि जब आप महाजनपद जब आपके आए थे तब जो सिटीज़ डेवलप हुई थी वो सिटीज़ तो थी। ठीक है, वो एक तरीके से फ्लरिश तो हो ही रही थी, लेकिन नए जो टाउन्स थे ना वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि नए नए रीजन में, जैसे कश्मीर में नए टाउन देखने को मिलेंगे, सिंध रीजन में, राजस्थान में, गुजरात में, है ना। क्योंकि जो 6th सेंचुरी BC का जो टाइम पीरियड था, जो महाजनपद का टाइम पीरियड था, वहाँ पे आपको गंगा वैलीज में सिर्फ आपको सिटीज वगैरह देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड, इसमें आपको नए रीजन में नए टाउन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो रीजन कौन से, कश्मीर है, सिंध है, राजस्थान, ये आप देख सकते हो, कर्नाटक, और डीप साउथ में भी अर्बनिज्म काफ़ी फैल रहा था इस वक्त में। तो ये जो था ना, ये क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, तो इसके पीछे रीजंस थे। एग्रीकल्चर एक्सपांशन होना, है ना। एग्रीकल्चर एक्सपांड होगा तो फिर लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, टर्शियरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो ये एक रीजन था। फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन काफी बड़ा, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा इसके लिए, सिटीज के डेवलपमेंट के लिए। क्यों और किस तरीके से, ये आगे थोड़ा हम कवर करेंगे कि किस, या फिर हमने जब अर्बनिज्म जब कवर किया था तो उसके फैक्टर्स जो थे, क्यों अर्बनिज्म जो है वो इतना बड़ा है, तो इसके फैक्टर्स में हमने देखा था कि ट्रेड और कॉमर्स का क्या रोल रहा। तो आप वहाँ से देख सकते हो, कवर कर सकते हो वहाँ से। तो यहाँ पे नई रूलिंग डायनेस्टीज वगैरह आ रही थी, तो वो अपने कैपिटल वगैरह बनाएंगे ना, तो ये भी एक रीजन था। और पावर सेंटर जो है वो अलग अलग इमर्ज होकर आ रहे थे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट थी इस टाइम पीरियड में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो था ट्रेड का। ठीक है ना, फ्लरिशिंग जो ट्रेड था इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, स्पेशली रोमन एम्पायर के साथ जो हो रहा था। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो माना जाता है कि मॉडर्न जो टाइम पीरियड था, जो मतलब अशोका वगैरह जो थे ना, उन्होंने जो एक तरीके से इंटरनल कम्युनिकेशन जो था वो काफ़ी इंप्रूव कर दिया था, है ना। इसी वजह से पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी बढ़ा। जो लैंड रूट्स थे साउथ इंडिया में जाने के लिए वो डेवलप हुए थे इसी टाइम पीरियड में। ठीक है, रिवर वैलीज के अलॉन्ग, फिर कोस्टल एरियाज के अलॉन्ग, ठीक है ना, और माउंटेन पासेस
के थ्रू भी आपको वो रूट्स जो देखने को मिलेंगे। जैसे वेस्टर्न घाट्स वगैरह में काफ़ी रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जो मोनास्टिक जो थे ना, मतलब मोनास्टीज जैन और बुद्धा जो मोनास्टिक जो सेंटर्स थे वो डेवलप हो रहे थे, और वो जो ये कारवांस वगैरह होते थे उनके लिए एक हाउस का काम करते, मतलब एक रेस्टिंग हाउस का काम करते थे, बैंकिंग का काम करते थे। तो वही उसी अलॉन्ग जो है वो जो है काफ़ी मोनास्टिक जो सेंटर्स है वो डेवलप हो रहे थे, और ये भी एक रोल रहा था, मतलब इकोनॉमी में इनका भी एक काफ़ी बड़ा रोल रहा था। क्योंकि लैंड रूट जो है ना वो सेफ रहने चाहिए। लैंड रूट सेफ कैसे रहेंगे, तो अगर आप रेस्टिंग हाउसेस है, अगर राजा जो महाराजा है वहाँ पे अगर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इस तरीके से जो लैंड रूट है वो सेव किए जाते हैं, और इसी लाइंस पे जो है वो आपका ट्रेड एंड कॉमर्स जो काफ़ी प्रॉस्परस होता है। और जब ट्रेड एंड कॉमर्स प्रॉस्परस होता है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज जो है काफ़ी जो फ्लरिश होती है, और फिर इकोनॉमी जो है उसको थोड़ा बूस्ट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें तो जो लैंडमार्क जो डिसीजन थी, सॉरी डिसीजन तो नहीं बोल सकते, लैंडमार्क जो एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल ट्रेड इवॉल्व हुआ था या फिर ग्रोथ मतलब उसकी जो ग्रोथ हुई थी, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इस टाइम पर में बोली जाती है कि जो हिपोलस नाम से ग्रीक सिलर था, जिसने क्या किया था 1st सेंचुरी AD में एक मानसून विंड नाम का कंसेप्ट आपने सुना होगा, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो, ठीक है। उसमें डिस्कवरी ऑफ मानसून विंड जो है ये आएगा, तो इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है, जो हिस्ट्री ऑप्शनल में है ना, इसमें हिपोलस ने किस तरीके से जो मानसून विंड डिस्कवर की थी, इसका क्या रोल रहा है एक्सप्लोर ट्रेड में। तो इससे क्या होगा, इससे जो नेविगेशन था ना अक्रॉस द अरेबियन सी वो काफ़ी ईजी हो गया, और जो इंडिया और वेस्टर्न जो पोर्ट थे, इंडियन पोर्ट्स और वेस्टर्न पोर्ट्स, इसमें जो डिस्टेंस था वो काफ़ी कम हो गया। मतलब डिस्टेंस कम होना मतलब क्या है कि काफ़ी फास्ट ट्रेडिंग वगैरह मतलब हो चुकी थी, टाइम कम लगता था यहाँ से ट्रेड करने के लिए अरेबियन सी से, और इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट जो है थोड़ा फास्ट हो गया था। मतलब जो चीज़ें पहले डिलीवर करने में या फिर जो गुड्स पहले कैरी करने में सपोज एक दिन लग रहा है, 24 घंटे लग रहे, 30 घंटे लग रहे, तो वो अभी 10-15 घंटे में हो जाते। तो काफ़ी जो है यहाँ पे सहूलियत हुई थी जो ट्रेडर्स वगैरह थे उनको। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है मानसून विंड्स का यहाँ पे, ठीक है। मानसून विंड पता है आपको क्या होती है कि सपोज अगर ये इंडिया है, सपोज क्या है तो इंडिया है ना, और यहाँ पे आपको पता है मैदागास्कर वगैरह है ना, तो ये मानसून विंड आपको ऐसे ही यहाँ से जाते हुए देखने को मिलेगी, है ना, साउथ वेस्ट मानसून। और नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आता है तो ये इस तरीके से आता है, मतलब जब जिसको हम बोलते हैं रिटर्निंग मानसून, तो ये यहाँ से रिटर्निंग मानसून होगा। तो यहाँ पे अगर लोगों को पता है, मतलब ट्रेडर्स को पता है, तो वो उसी टाइम पे फिर यहाँ से निकलेंगे, ट्रेड करेंगे। तो ये मानसून विंड्स के साथ वो आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। जब वो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आसानी से वो इस तरह ट्रैवल कर सकते हैं विद विंड्स, है ना। तो इस तरीके से जो है मानसून विंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। अभी जो इंडो ग्रीक्स का जो इन्वेजन हुआ था, कुशानास का जो इन्वेजन हुआ था, शाकास का जो इन्वेजन हुआ था, इसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉन्टैक्ट था वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, सेंट्रल वर्ल्ड के साथ इंडिया का, वो न सिर्फ इंक्रीज हुआ बल्कि डीप भी हुआ एक तरीके से, है ना, काफ़ी स्ट्रांग हुआ। सेंट्रल एशिया जो एक तरीके से लिंक का काम करता था इंडिया और जो मतलब चाइना और जो इंडिया है ना, इसके मर्चेंट्स को दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए सिल्क ट्रेड पर्टिकुलरली काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी होता था, ठीक है। तो उसको देखेंगे आगे हम अभी। While the merchants of northwestern India mostly traded with the western and central Asia and China, the merchant of western and southern India concentrated on Saudi Arabia, Red Sea, Alexandria। यहाँ पे देखो अभी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो मर्चेंट्स वगैरह थे, है ना, जो ट्रेडर्स थे, वो मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ और चाइना के साथ ट्रेड करते थे। लेकिन जो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया के जो ट्रेडर्स थे वो सऊदी अरेबिया के साथ, रेड सी, ठीक है ना। तो इस एरिया में, है ना, देखो अभी जैसे कि अगर ये इंडिया है, अगर ये आप मैप देखो तो अगर ये इंडिया और यहाँ से ये जो आपके वेस्टर्न और सदर्न जो ट्रेडर्स होंगे, इनके लिए यहाँ पे ट्रेड करना आसान होगा ना, ये जो रेड सी है सऊदी अरेबिया यहाँ से, है ना। और जो ऊपर के जो लोग होंगे वेस्टर्न और नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के, सॉरी नॉर्दर्न इंडिया के, ये यहाँ से इजीली ट्रेड कर सकते हैं थ्रू सिल्क रूट जो था, है ना। तो इस तरीके से जो है वो काफ़ी मतलब एक तरीके से सहूलियत ट्रेड एंड कॉमर्स में लोगों को हो चुकी थी। तो इमरजेंस ऑफ जो रोमन एम्पायर था वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा इंडिया के ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ये था आपका रोमन जो थे ना, रोमन से काफ़ी रोम जो एम्पायर था वहाँ से काफ़ी गोल्ड जो है इंडिया में देखने को मिलेगा, फ्लो हो रहा है। इसलिए उसको ड्रेन ऑफ एक टर्म यूज़ की गई थी प्लिनी ने, ड्रेन ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये काफ़ी एक जो है ना एक हॉलमार्क रहा इंडिया के, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ट्रेड में इतना लार्ज क्वांटिटी में जो गोल्ड हमारे देश में आया था, कहाँ से, रोमन्स से। क्योंकि उस टाइम पे कोई मतलब ऐसे डॉलर वगैरह तो थे नहीं, तो वो ट्रेड के लिए क्या करेंगे, सिल्वर या फिर गोल्ड यूज़ करेंगे। तो रोमन एम्पायर में काफ़ी डिमांड थी इंडियन प्रोडक्ट की या फिर जो चाइनीज सिल्क थी, ठीक है। तो होता क्या था कि जो चाइना के जो मतलब चाइना से जो सिल्क था वो इंडिया में आता था। इंडिया एक ट्रांजिट रूट की तरह काम करता था। चाइना से जो
सिल्क था वो इंडिया में आता था और इंडिया से फिर इंडियन मर्चेंट जो उसको रोमन एम्पायर में एक्सपोर्ट करते। तो क्या होता था कि रोमन जो है ना कॉइन्स वगैरह वो काफ़ी मिलते हैं, जैसे 68 होल्ड्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो है वो मिले हैं इंडिया में। और ये जो इसमें जो 57 जो है ना वो साउथ में मिले, साउथ ऑफ इंडिया। तो इसीलिए साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड जो साउथ इंडियंस का रोमन एम्पायर के साथ था, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जो इरिथ्रियन जो सी है, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, ये जो बुक है अभी किसने लिखी है तो पता नहीं, लेकिन एक ग्रीक नेविगेटर था उसने लिखी है। तो इसमें बताया गया कि इंडिया से कौन कौन सी चीज़ें जो एक्सपोर्ट हो रही है वहाँ पे, जैसे कि पेपर, पर्ल, आइवरी, सिल्क, डायमंड, सैफ्रॉन, प्रेशियस स्टोन, टॉर्टाइस सेल एक्सेट्रा, ये क्या हो रहा है इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है ना वहाँ पे। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इंडिया का रोल कितना इंपॉर्टेंट था वेस्टर्न वर्ल्ड में। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब मुगल्स वगैरह जब थे, मतलब मेडिवल जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे दुनिया की जीडीपी के 23% जीडीपी इंडिया का होता था और दुनिया की ट्रेड जो था उसमें 34% ट्रेड इंडिया से होता था, मतलब इंडिया से ट्रेड करते थे। इतना इंपॉर्टेंट इंडिया था एंशिएंट टाइम पीरियड में। अभी तो हमारा 2% भी मतलब वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिट मिला है, नियरली 50 मिलियन सेस्टर बोला गया रोमन करेंसी में पर ईयर, ठीक है। और प्लिनी ने इसको बोला भी है कि रोम वॉज एट डिसएडवांटेज ड्यू टू फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट टुवर्ड द इंडिया, ड्रेन ऑफ गोल्ड इसको कहा गया प्लिनी के द्वारा। द फेनोमेनल इंक्रीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड लेड टू द वोग ऑफ मनी इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड, व्हाइल द imported coins were used as a bullion. Indigenously minted coins were also used for day-to-day transaction. Very few gold coins were minted by Indo-Greeks, such which Kushanas minted in considerable number. क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाहर से काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स हमारे यहाँ पे आते थे। और आपको ये देखने को मिलेंगे होर्ड्स जो है ना, मतलब एक बड़े ऐसे गुच्छे में ही वो कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब मिल जाएंगे। जब हिस्टोरियंस ने आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सप्लोरेशन एक्सकवेशन किया था आप तब उनको ये मिल चुके हैं, ठीक है। अभी ये देखेंगे, ठीक है। अभी आपको कैसे लग रहा होगा कि हमारा ट्रेड हो गया क्या? नहीं, तो हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये तो बस हम इकोनॉमी का एक ओवरव्यू ले रहे हैं डिटेल में। इस टाइम पीरियड में जो इकोनॉमी जो है ना, इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स काफी रोल रहा है इस टाइम पीरियड में। इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसके लिए सेपरेट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा हमारा। वहाँ पे हम जो ट्रेड एंड कॉमर्स है रोमन एम्पायर के साथ किस तरीके से था, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ किस तरीके से था, है ना, फिर जो साउथ ईस्ट एशिया उनके साथ कैसे था, चाइना के साथ, तो ये हम डिटेल में एक एक पॉइंट जो कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर डिटेल में आएगा हमारा। तो यहाँ पे देखो ये इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये जो है ना ये सारी चीज़ें हम इससे पहले काफ़ी बार कवर कर चुके, डिस्कस कर चुके। और आगे जब हम ये जो डिस्कस करेंगे हमारे मतलब एक तरीके से जो ट्रेड एंड कॉमर्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, तब हम इसको कवर करने वाले। तो यहाँ पे अभी इसको मतलब डिस्कस करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। और ये वैसे भी पहले हम बहुत बार देख चुके कि जो कौन कौन सी लिटरेरी सोर्सेज है यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, ठीक है। जैसे मिलिंदा बन्नो में जो है वो काफ़ी बार मतलब 75 ऑक्यूपेशंस का रेफरेंस आया है, तो ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये गिल्ड्स है, ये गिल्ड सिस्टम के बारे में यहाँ पे आया है, तो ये आगे है हमारा, ठीक है। गिल्ड सिस्टम हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो गिल्ड सिस्टम, तो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो गिल्ड सिस्टम वगैरह के बारे में, ठीक है। श्रेणीज वगैरह जो है, मतलब श्रेणीज मतलब जो गिल्ड सिस्टम थी, है ना, वो गिल्ड्स वगैरह किस तरीके से काम करते थे, ठीक है, वो सब आगे आने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे ये हो रहा था कि जो शूद्रास की जो पोजीशन थी ना इन रिस्पेक्ट टू वैश्यास, वो काफ़ी यहाँ पे इंप्रूव हो रही थी। मतलब कि जो गैप थी इन दोनों के बीच में काफ़ी रिड्यूस हो रही थी, क्योंकि अभी शूद्रास जो है वो भी ट्रेड एंड कॉमर्स में इन्वॉल्व हो चुके थे। तो इकोनॉमिक जो गैप थी ना वो काफ़ी कम हो गई थी। मतलब सोशल तो नहीं बोल सकते, लेकिन इकोनॉमिक जो गैप है, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्टिंक्शन जो है वैश्यास एंड शूद्रास के बीच में, वो रिड्यूस हो गया था कंसिडरेबली, ठीक है। क्योंकि शूद्रास भी जो है ना वो थोड़ी इकोनॉमिकली बेटर ऑफ हो रहे थे, क्योंकि ट्रेड एंड मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट काफी बढ़ रहा था ना। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वॉल्व कौन थे? शूद्रास होते, तो उनका ऑब्वियसली रोल जो काफी बढ़ जाएगा, समाज में स्थान स्टेटस वगैरह भी उनका काफी इंप्रूव हो रहा था। Other Shudras earned their livelihood as they hired labor, and Manu Dharma Shastra and Patanjali imposed severe humiliating restriction on Shudra, obviously to safeguard the interest of Brahmanas. Okay, against the Shudra opposition, ये हम सोसाइटी में कवर कर चुके हैं, सोसाइटी जो हमने डिस्कस किया था। कल्टिवेटर्स एंड मर्चेंटाइल ग्रुप जो थे वो डिवाइड हुए थे नंबर ऑफ गृहाज में, या फिर होम स्टेट, या फिर कुलाज या फैमिलीज में। किस लिए? तो खुद के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक टर्म यहाँ पे आएंगे गृहपति या फिर कुटुम्बइन। वैदिक टाइम पीरियड में गृहपति मतलब जो हाउस होल्ड हेड होता था वो, और पोस्ट म्यूरेन पीरियड में गृहपति का मतलब होता था जो विलेज का हेड है, या फिर किसी मतलब किसी संस्था या फिर गिल्ड्स का हेड है, उसको बोला जाएगा, ठीक है। मतलब कस्टोडियन एक तरीके से, ठीक है। तो जो महाभारत के जो कुछ चैप्टर्स है उसमें ब्राह्मणास को जो अलग अलग ग्रेड्स में भी डिवाइड किया गया है ना। और BN मुखर्जी जो इन्होंने ऐसा कहा है कि कुछ ब्राह्मण्स को क्षत्रिय के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया गया, ताकि मतलब इससे ये पता चल रहा है कि ये जो अपने ऑक्यूपेशन थे वो इंटरचेंज वगैरह होते रहते, ठीक है। कुशा जातका जो यहाँ पे कुछ एक प्रिंस की बात बताई गई है जो सक्सेसफुली एज ए पॉटर, बास्केट मेकर, रीड वर्कर, गार्डन में भी काम कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि BN मुखर्जी ने जो ऑब्जर्व किया था कि क्षत्रिय जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकते थे, ये यहाँ से प्रूव हो जाता है। इन दिस पीरियड इज नॉट द बर्थ इन कास्ट दैट डिसाइडेड हिज रूल बट द प्रोफेशन इन विच इज इंगेज हिमसेल्फ नंबर ऑफ छात्रवाना एपिका पेपर्स टू द इश्यूअर प्रोफेशन। मतलब यहाँ पे बर्थ बेस जो है वो लोगों की कास्ट तो अभी इमर्ज नहीं हुई थी, कास्ट सिस्टम अभी इवॉल्व हुई नहीं थी ना, वर्ना सिस्टम थी, और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी। हमने देखा ये मतलब एक तरीके से रिजिडिटी आने की कोशिश की गई थी, रिजिडिटी लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक तरीके से अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे समाज में थी। ये तो थोड़ा सोसाइटी का मतलब हो गया, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक रेफरेंस भी आया ना, इसलिए फिर यहाँ पे हमने कवर कर लिया है, क्योंकि कौन सा प्रोफेशन है ये तो इकोनॉमी में जाएगा। हाँ, प्रोफेशन बेस्ड आइडेंटिटी वो सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन प्रोफेशन कौन सा फॉलो कर रहे हैं लोग ये तो इकोनॉमी का मतलब एक तरीके से पार्ट है ना, तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कास्ट सिस्टम वगैरह जो थी ना वो इतनी रिजिड नहीं थी जितनी की बाद में जो डेवलप हुई थी, ठीक है। तो वर्ना मॉडल हम बोल सकते हैं बेसिकली थियोरेटिकल था, प्रैक्टिकल में उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था, ठीक है। रूलर्स भी इसको इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, रूलर्स जो है ना मतलब राजा महाराजा वगैरह, वो मेडिवल मतलब पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद मतलब जब गुप्ता वगैरह आते हैं तो उस वहाँ से वो काफ़ी रिजिड हो जाता है, और फिर कास्ट सिस्टम वगैरह डेवलप हुई थी तो फिर रिजिडिटी काफ़ी बड़ी थी, और फिर जो मोबिलिटी वो कम हुई थी, हो चुकी थी, इंटर कास्ट या इंटर वर्ना वगैरह। A view prevails that traditional Varna model was threatened by the influx of foreigners. Since there is no also demographic evidence, it may be suggested that the number of foreigners was not as such to disturb the Varna model. मतलब ऐसा माना जाता है कि जो आपके जो फॉरेनर्स आए थे ना, जो हमने इंडो ग्रीक्स वगैरह देखे तो उनसे थोड़ा बहुत थ्रेट वगैरह क्रिएट हुआ था, मतलब होने के चांसेस थे, ऐसा बोला गया। लेकिन अगर आप देखो तो इतने ज़्यादा नंबर्स भी में नहीं थे, और अगर आप देखो तो वो ज़्यादातर जो उन्होंने हिंदुइज्म बुद्धिज्म को फॉलो किया था ना, जैसे ग्रीक्स आए, शाकाज आए, पहलवाज आए, है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, बुद्धिज्म को फॉलो किया। कुछ लोगों ने फिर जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि जो हिंदू रिलीजन है उसको भी फॉलो किया, तो इसके भी एविडेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। उनके जो कॉइन्स है वहाँ पे अलॉन्ग विद द इंडो ग्रीक जो राजा थे, है ना, या फिर उनके जो देवी देवता थे लोकल जो मानते थे, उनके साथ साथ बुद्धिस्ट सिंबल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा थ्रेट कोई सोसाइटी को था नहीं, ये हमने जब सोसाइटी को कवर किया है तो डिटेल में देखा है। और अगर आप डिटेल में वैसे भी अगर इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे जो नोट्स है वो है ना खरीद सकते हो, जो हमारे नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी ये तो हमारा हो गया मतलब इकोनॉमी में ओवरव्यू दिखा हमने कि इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, तो उसका एक इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो गिल्ड है, इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। गिल्ड सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट था, गिल्ड को थोड़ा डिटेल में कवर करने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में गिल्ड सिस्टम जो काफ़ी फेमस हुई थी और काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट थी और डोमिनेंट भी थी, है ना, तो इसको थोड़ा कवर करना बनता है यहाँ। और आगे भी ये टॉपिक्स आने वाला है गिल्ड वगैरह का, तो वहाँ पे हम इसको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में आपको अभी गिल्ड समझा देने वाला हूँ मैं। तो फिर वहाँ पे जो चेंजेस गिल्ड सिस्टम में आएंगे धीरे धीरे 2-3, वो फिर आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि गिल्ड सिस्टम का क्या रोल था, किस तरीके से उनके इकोनॉमिक फंक्शन थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या थे, ये सब हम आज के जो लेक्चर है इसमें पूरा कंप्लीटली कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स काफी बढ़ा था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है तो फिर यहाँ पे मैनेजमेंट की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत आती है, ठीक है। मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, तो जो प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कर सके। जैसे हमारे देश में आज मनी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए RBI है, फिर शेयर मार्केट को मैनेज करने के लिए SEBI है। तो इस तरीके से जो है ना, कोई भी जब चीज़ जो है वो बढ़ जाती है एक हद से बाहर, तो उसको मैनेज करना पड़ता है, उसके लिए इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन लगती है। तो क्या हुआ, फिर जो पीपल या फिर जो आर्टिसन थे या फिर जो मर्चेंट्स थे, जो सेम ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे, सेम क्राफ्ट फॉलो करते थे, या फिर एक ही जगह पे रहते थे, ये एक साथ आए, इन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको फिर गिल्ड कहा जाने लगा, ठीक है। और ये जो गिल्ड थी इसको श्रेणी वगैरह भी बोला जा सकता है, ठीक है। द आर्टिसन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू गिल्ड्स टू इंक्रीज देयर पर्टिकुलर क्राफ्ट, ठीक है। इससे क्या होता था, इससे अलग अलग बेनिफिट थे, वो आगे हम देखेंगे। अभी जनरल इकोनॉमिक फंक्शन क्या है उनके पहले कवर कर लेते हैं। तो इनका जनरल इकोनॉमिक फंक्शन क्या था, जो ये क्या करते, वर्कर्स जो थे, है ना, वर्कर्स वगैरह जो होते हैं, वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, ठीक है, काम करने के लिए। जैसे कि सपोज कोई मेटल वर्कर है, तो मेटल मतलब मेटल रिलेटेड गिल्ड है, तो वहाँ पे मेटल वर्क करने के लिए वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, जैसे अप्रेंटिसशिप वगैरह जैसे आज होता है उस तरीके से, है ना। फिर फेवरेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा उनको वर्क करने के लिए। रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, जैसे आज गवर्नमेंट वगैरह करती है या फिर जो इंडस्ट्रीज है वो करती है, उस तरीके से। फिर उनकी क्वांटिटी जो है मैन्युफैक्चर गुड्स की कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, डिमांड क्या है मार्केट में, उस हिसाब से क्वांटिटी कंट्रोल करना, है ना। और जो लोकल मार्केट जो है उसके हिसाब से उसकी प्राइस वगैरह मतलब एक तरीके से डिसाइड करना, और जो सेल है वो लोकल मार्केट के लिए एक तरीके से कंट्रोल करना, ये इनका काम होता है जनरल इकोनॉमिक फंक्शन। और इससे क्या होता था, इससे जो मेंबर्स थे उनको सेफ्टी भी मिलती थी, मर्चेंडाइज जो थे उनको भी सेफ्टी मिलती थी, और सोशल स्टेटस भी फार्मर्स को यहाँ पे मिल रहा था।
और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉइन्स वगैरह और सेल्स वगैरह भी ये इशू कर रहे थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मतलब इकोनॉमी में आप देखते हो कि कॉइन्स वगैरह कौन इशू करता है, तो राजा महाराजा इशू करते थे तब। आज तो आरबीआई करती है, लेकिन उस वक्त क्या करते थे, राजा महाराजा कॉइन्स और सील्स जो इशू करते थे। लेकिन अगर गिल्ड्स भी अगर कॉइन्स और सील्स इशू कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट था इकोनॉमी में, इसीलिए हम इसको सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी सोर्सेज क्या है जो हमें गिल्ड्स के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज देख लेते हैं एक बार। गिल्ड्स जो है काफी इंस्क्रिप्शन में उस टाइम के मेंशन किए गए, जैसे वेस्टर्न डेक्कन इंस्क्रिप्शन जो इसमें वीवर्स की गिल्ड, पॉटर्स की गिल्ड, मर्चेंट्स की गिल्ड, बाम्बू मेकर्स की गिल्ड और अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस के लिए पर्टिकुलर गिल्ड जो है मेंशन की गई है, ठीक है। मतलब कि एसोसिएशन उनकी हुआ करती थी। एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स मतलब जो इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड्स है वो हमें बताते हैं कि ये जो गिल्ड थी वो चैरिटी में भी काफी इन्वॉल्व थे, और ठीक है मतलब दान धर्म वगैरह भी काफी करते थे, और बैंक्स की तरह भी वो काम करते थे। इपिग्राफ्स जो मिले आपको सांची से, भरूच से, बोधगया, मथुरा वगैरह से, यहाँ पे डोनेशन भी आपको देखने को मिलेंगे जो अलग अलग तरह के क्राफ्टमैन और ट्रेडर ने किए। मोनास्टिक जो ऑर्डर्स थे, जैसे बुद्धिज्म मॉन्ग या फिर जो ब्राह्मणिकल जो मॉन्ग्स थे, उनको जो डोनेशन वगैरह दिया करते, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर जुन्नार से एक इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे एक गिफ्ट का मेंशन किया गया है कि पूरी की पूरी केव जो है वो, जिसमें 7 सेल्स थे, है ना, सिस्टर्स वगैरह थे, वो डोनेट किए गए, है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एविडेंसेस मिल जाता है कि गिल्ड का क्या रोल रहता था, ठीक है। 3rd सेंचुरी का जो नासिक इंस्क्रिप्शन है अभिरा किंग का, वो सेवरल गिल्ड्स मेंशन कर रहा है क्राफ्ट एंड ट्रेड्स के, है ना। तो ये इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस है कुछ जो आपको मतलब आप यूज कर सकते हो एज ए सोर्स, मतलब एज ए ऑथेंटिक सोर्स की तरह, है ना। लिटरेरी सोर्सेज में आपके जातका जो है वो रेफर करे 18 तरह की गिल्ड्स यहाँ पे, है ना, लेकिन 4 ही मेंशन किए उन्होंने, लेकिन 18 थी ऐसा वो बोल रहे हैं, लेकिन 4 बता रहे कौन कौन से थे। जैसे कि वुड वर्कर जो थी उसको वदाकिस कहा गया, लेदर वर्कर को चमकराज कहा गया, है ना, स्मिथ को कमकराज कहा गया, पेंटर को चित्तकराज, तो ये नाम थे गिल्ड्स के। महावत्सु जो है वो भी अलग अलग तरीके के गिल्ड जो है कपिलावत्सु सिटी वगैरह के मेंशन कर रहे हैं। फिर मनुश्रुति जो है या फिर अजनव की सिटी, यहाँ पे भी क्लियरली जो पावर जो है गिल्ड्स की वो मेंशन की गई कि उनकी पावर किस तरीके से इंप्रूव हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि गिल्ड्स वगैरह तो हुआ करते थे ना, ऐसा कुछ मतलब एक इमेजिनेटिव कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ करता था, है ना। अभी ये बैंकर की तरह काम करते थे, है ना। जैसे गिल्ड जो है वो ट्रस्टी की तरह और बैंकर्स की तरह काम कर रहे थे। इपिग्राफ्स जो है वो इसको एक तरीके से अटेस्ट करते हैं कि जनरल पब्लिक के लिए ही नहीं बल्कि रॉयल जो थे, मतलब राजा महाराजा भी इनके साथ अपनी मनी वगैरह डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। दे ऑल्सो रेफर टू द मनी लेंडिंग एक्टिविटीज बाय गिल्ड, मतलब एक तरीके से बैंक जैसे लोन देती है, क्रेडिट देती है, वैसे ये मनी लेंडिंग का भी काम कर रहे हैं, है ना, रॉयल्स वगैरह को भी और जनरल पब्लिक को भी। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट इनका रोल था इकोनॉमी में। मतलब एक तरीके से राजा के बाद ये फिर लोगों के ऊपर कंट्रोल भी करेंगे, है ना। सेवरल इंस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे रेफर कर रहे हैं कि जैसे मनी आप इन्वेस्ट करते हो आज शेयर मार्केट वगैरह में या फिर प्रॉपर्टी वगैरह में, तो वैसे ही मनी इन्वेस्ट किए करते थे लोग, है ना, गिल्ड्स के साथ। और गाधवा इंस्क्रिप्शन जो है, जुन्नार इंस्क्रिप्शन जो है, इसका एविडेंस है। सातवां रिकॉर्ड जो है, सातवाना रिकॉर्ड 2nd सेंचुरी से ही, वो बता रहे हैं कि मनी किस तरीके से जो ले डिवोटीज थे, ले डिवोटीज मतलब बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले जो कॉमन लोग थे, वो इनके साथ अपने मनी वगैरह डिपॉजिट करे, जैसे आप बैंक में जाके करते हो। फिर ऑयल मिलर्स थे, वीवर्स थे, इनके भी गिल्ड्स थे, है ना। और ये क्या करते थे, ये रोप्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम करते थे। मतलब देखो, जैसे आज आप कोई इंडस्ट्रियल हाउस है वो बैंक से लोन लेता है ना, तो उस तरीके से ये क्या करते थे, ये जो मतलब ये जो मॉन्ग्स वगैरह हुआ करते थे, ये भी मतलब गिल्ड्स को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट देते थे, चलो ठीक है आप इतने पैसे ले लो और हमें ये हमारी नेसेसिटीज मतलब नेसेसिटीज जरूरत है वो प्रोवाइड कर दो, इस तरीके से। फिर गिल्ड जो है वो एविडेंटली यूटिलाइज करेंगे वो कैपिटल को, ऑब्वियसली, है ना। डिपॉजिट जैसे बैंक आज यूज करती है, आप जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक क्या करती है, बैंक प्रॉफिट कहाँ से कमाती है, तो आपके जो पैसे है वो फिर क्रेडिट के तौर पे आगे लोन के तौर पे देंगी, और फिर उससे जो प्रॉफिट आएगा वो फिर उनका प्रॉफिट होगा, है ना, फिर बाकी पैसे आपको दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो बैंक का साइकिल होता है, उसी तरीके से जो गिल्ड्स वगैरह जो थी वो भी काम करती थी, है ना। इंटरेस्ट वगैरह भी पेड करती थी लोगों को उसके, मतलब उससे जो प्रॉफिट वगैरह आता था, है ना। इस तरीके से जो है गिल्ड्स एक बैंकर का काम भी करते थे। काफी इंपॉर्टेंट रोल आप यहाँ पे गिल्ड का ऐसा मान सकते हो। फिर जुडिशियल फंक्शन भी इनका है, जैसे गिल्ड मेंबर जो है वो उनके खुद के कुछ लॉज हुआ करते थे, और स्टेट के लॉज थे उनको भी उनको फॉलो करना था, नहीं तो फिर राजा महाराजा तो हुआ करते थे, उनका अपना ईगो होता है ना, राजा महाराजा का फॉलो करना है उनको। तो वो क्या करते थे, वो उनके मेंबर्स को जो है वो ट्राई भी करते थे। ट्राई मतलब कि एक तरीके से ट्रायल जैसे कोर्ट में होता है उस तरीके से, अगर उन्होंने कुछ ऑफेंस वगैरह कमिट किया है तो, है ना। फिर आर्बिट्रेशन का भी वो काम करते थे मेंबर्स के बीच में, और मेंबर्स के जो मतलब जो भी है उनके इश्यूज जो है पर्सनल उसमें भी, है ना। मतलब काफी इंपॉर्टेंट और काफी मतलब सिग्निफिकेंट रोल है, अगर उनके पर्सनल लाइफ में भी गिल्ड इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। उनकी पावर जो है यहाँ पे सिविल केसेस तक ही लिमिटेड थी, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मतलब क्रिमिनल केसेस में ऑब्वियसली उनका रोल कोई नहीं रहेगा, ठीक है। उसके लिए तो फिर कोर्ट ही जाना पड़ेगा, मतलब उस वक्त पे जो कोर्ट थे। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या थे इनके,
तो ये रॉयल कोर्ट में इनका प्रेजेंस वगैरह हुआ करता, तो एडवाइजरी जो बॉडीज वगैरह थी हुआ करते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका भी वहाँ पे भी इनके हेड्स वगैरह हुआ करते, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी इनका रोल हुआ करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये पावरफुल अगर है, मनी इज एवरीथिंग, ठीक है ना, तो अगर इनके पास पैसा है इतना तो ऑब्वियसली इनका से तो रहेगा ना, मतलब दे विल हैव से इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एक्सेट्रा, प्लानिंग वगैरह में। अभी राजा के साथ इनका क्या रिलेशनशिप था, तो इसके लिए थोड़े हमारे पास जो सोर्सेज है उसके बेसिस पे हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि राजा के साथ इनका क्या रिलेशन हो सकता है। तो जातका जो है ना वो रेफर करते हैं कि 18 गिल्ड थे जो कि ऑफिशियल जो कोर्ट था राजा का, मतलब उसमें पार्ट थे, मतलब उसके मेंबर्स वगैरह भी थे, तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट जो रोल है उनका राजा के साथ रिलेशन यहाँ पे पता चल रहा है। अर्थशास्त्र रिकमेंड कर रहा है ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही कह रहा है कि ऑफिशियल जो है उनको मेंटेन करना चाहिए रिकॉर्ड्स किसका, तो ट्रांजेक्शन एंड बिजनेस का, गिल्ड के, मतलब जो एक आधी गिल्ड है सपोज, वो गिल्ड हमारे इस टेरिटरी में किस तरीके से ट्रांजेक्शन बिजनेस कर रही है, क्या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, कौन कौन से तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो है प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रही है, तो इस तरीके से जो है उनका पूरा रिकॉर्ड्स मतलब कच्चा चिट्टा जो है वो उनके पास होना चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्र का मानना है, मतलब कौटिल्य का मानना है। अभी वो कितना और किस हद तक फॉलो किया गया वो अलग बात है प्रैक्टिकली, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अर्थशास्त्र में लिखा गया तो राजा महाराजा फॉलो तो करते होंगे ना। धर्मशास्त्र जो टेक्स्ट है उसमें भी जो राइट्स दिए गए हैं राजा की कि वो किस तरीके से गिल्ड्स के अफेयर में इंटरफेयर कर सकते हैं, जैसे मनुस्मृति जो है इसमें कहा गया है कि अगर गिल्ड मेंबर एग्रीमेंट ब्रोक करता है तो राजा फिर उनको पनिश भी कर सकता है, बैनिश भी कर सकता है, मतलब हकाल भी सकता है अपनी टेरिटरी से, राज्य से, किंगडम से। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि अगर गिल्ड जो है वो राजा के साथ चीट करती है प्रॉफिट शेयरिंग में, है ना, तो फिर उनको 8 टाइम्स देना होगा एज ए पनिशमेंट। मैंडेसरी इंस्क्रिप्शन जो है उसमें यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ गिल्ड के बारे में बताया गया है, ठीक है, अदर प्लेसेस पे विदाउट इनकरिंग एनी पनिशमेंट बाय किंग फॉर डूइंग माइग्रेशन, मतलब वो जा भी सकते थे इजीली, है ना। तो यहाँ पे लेकिन एक स्मृति जो है ना इसमें मेंशन किया है कि हार्श पनिशमेंट फॉर माइग्रेशन ऑफ गिल्ड, मतलब यहाँ पे थोड़ा ये है, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि मैंडेसरी इंस्क्रिप्शन जो है वो हम उसको ज्यादा मानेंगे, क्योंकि मैंडेसरी इंस्क्रिप्शन क्या है वो एक्चुअल में जो हुआ है वो बता रहा है, और स्मृति जो है उसमें बताया गया है कि कैसा होना चाहिए, तो वो अलग अलग चीज़ है, जो हुआ है वो अलग और जो होना चाहिए वो अलग। तो यहाँ पे हम मैंडेसरी इंस्क्रिप्शन की बात ज़्यादा पे मतलब विश्वास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हुआ है ना, ये इंस्क्रिप्शन है, ये क्या है, लिटरेरी सोर्स नहीं है, और हमें पता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो ज़्यादा फुल प्रूफ होते हैं और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो माइग्रेशन वगैरह वो कर सकते थे, राजा की परमिशन वगैरह लेंगे वो, उसके बाद वो माइग्रेट कर लेंगे किसी एरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से गिल्ड का जो है वो राजा के साथ रिलेशन वगैरह हुआ करता था और होना चाहिए, ऐसा कुछ सोर्सेज में बताया गया है। अभी इनका इंपॉर्टेंस क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो इन सेवरल सिटीज दिस सीम्स टू इशू कॉइन्स वगैरह इशू किया करते, तो मतलब यहाँ पे पावर का उनको पता चला, क्योंकि पावर जो है कॉइन्स वगैरह इशू करना वो तो रूलर का काम होता है ना, है ना। यहाँ से उनका स्टेटस ऑफ पावर यहाँ पे सोसाइटी में क्या है पता चला है, क्योंकि जो काम रूलर्स करते हैं, जो काम गवर्नमेंट करती है, वो काम ये कर रहे हैं, इशू करना कॉइन्स वगैरह, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कॉइन्स मिलेंगे तक्षशिला में जिसमें नगमा या फिर निगमा लिखा है, निगमा मतलब कि वही गिल्ड ब्राह्मी लेटर्स में, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये इंडो ग्रीक कॉइन्स है जो तक्षशिला में मिले हैं, तो यहाँ से आपको उनके इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल रहा है ना। तो प्रैक्टिस ऑफ मिंटिंग कॉइन्स ऑल्सो प्रिवेल्ड इन अदर सिटीज लाइक कौसुम्बी, त्रिपुरी, विदिशा वगैरह, ठीक है ना। मॉडर्न डे जो आपका मंदाता है, जैसे माहिष्मती वगैरह जो है ना, ये वाराणसी वगैरह, ठीक है, ईरान एक विलेज है एमपी में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट विलेज है ईरान वगैरह। Generally sovereign power only has the right to issue coins. Issue of coins by merchant guilds of the Takshila, Kaushambi, Tripuri, etc. indicate that they exercise the considerable influence in the society, economy and obviously the relation with the king. कैसे थे वो भी हमें यहाँ से पता चल रहा है। सिल्स एंड सीलिंग जो है विद द टर्म निगमा, ये भी आपको देखने को मिलेंगे राजघाट में, भीता में और अहित छत्रम वगैरह में। मेंबरशिप ऑफ गिल्ड प्रोवाइड स्टेटस एंड सिक्योरिटी आर्टिसन, है ना, एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है ये। गिल्ड हैव देयर ओन बैनर्स, उनके बैनर्स हुआ करते थे, उनके सील्स हुआ करते थे, खुद एडवर्टाइजमेंट करते थे, मतलब पब्लिसिटी वगैरह के लिए, काफी इंपॉर्टेंट उनका रोल है। और सम ऑफ द आर्टिसन एंड ट्रेडर्स विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्ड हैव बिकम वेल्दी एंड इमर्ज एज एन डोमिनेंट सोशल ग्रुप। मतलब यहाँ पे ये जो सेक्शन था एक मर्चेंट वगैरह वाला, और जो ट्रेड एंड मतलब जो ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, उनका काफी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल यहाँ पे समाज में देखने को मिलेगा। तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में भी काफी सही रहा होगा, ऐसा आप बोल सकते हो, है कि नहीं। तो ये हमने कवर किया गिल्ड सिस्टम, तो डिटेल में हो चुका है हमारा गिल्ड सिस्टम। आगे जब, क्योंकि हर टॉपिक में गिल्ड सिस्टम आने वाला है आगे चल के, जब मतलब जितने भी हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें गिल्ड सिस्टम तो आने ही वाला है। तो यहाँ से हमने अभी काफ़ी कुछ जो डिस्कस कर लिया, अभी बस हमारा एक टॉपिक बचता है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमी में जो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ना, उसको हम डिटेल में कवर करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे आज तो हमने बस ओवरव्यू लिया और गिल्ड सिस्टम को कवर किया, क्योंकि आगे आने वाले 9-10 टॉपिक में गिल्ड वहाँ पे स्पेशल मेंशन है, तो फिर वहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा गिल्ड सिस्टम क्या है। तो इकोनॉमी को हम अभी कवर करने वाले, मतलब इकोनॉमी को हमने ओवरव्यू लिया है। अभी जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, रोमन एम्पायर के साथ किस तरीके से ट्रेड चलता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, इंटरनल ट्रेड,
ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो एक लेक्चर हमारा बचता है इस टॉपिक में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, जो नेक्स्ट आएगा कल या परसों आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर डिस्कशन। एक मतलब आप नोट्स खरीद सकते हो, हमारे जो पेड नोट्स है वहाँ पे डिटेल में हमारा जो कोर्स है वो कवर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स रेडी है, मीडिवल के जल्दी बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।